शुरू में यह फिल्म एक आम ज़ॉम्बी स्टाइल हॉरर फिल्म जैसी लग सकती है, लेकिन अंत में यह चौंका देने वाला ट्विस्ट देती है। कहानी मॉर्निंग रॉक पार्क नामक जगह से शुरू होती है। दो रेंजर्स, चीफ माइक कॉर्टेज और नील मॉरिस, एक संक्रमित कुत्ते से निपटने के लिए पहुंचे। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने कुत्ते को एक ट्रक कंटेनर के अंदर बंद पाया। माइक नील से कहता है कि वह उसे कवर करे और अगर कुत्ता हमला करे तो कार्रवाई करे। नील सहमत हो जाता है, लेकिन जब कुत्ता अचानक माइक पर झपटता है तो नील सन्न रह जाता है और ट्रिगर नहीं दबा पाता। कुत्ता माइक को काटने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तीसरा रेंजर जॉन गिब्सन जल्दी से आगे आता है और दूर से ही खतरे को खत्म कर देता है। माइक गुस्से में है, लेकिन वह समझता है कि नील क्यों असफल रहा। नील एक कठिन समय से गुजर रहा है। उसका किशोर बेटा गायब हो गया है और दिनों की खोज के बावजूद अभी भी उसका कोई पता नहीं है। इस तनाव के कारण नील अपने काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा है और माइक चुपचाप उसे माफ कर देता है। माइक स्टेशन पर चोट की रिपोर्ट न करने का फैसला करता है क्योंकि वह अतिरिक्त कागजी कार्रवाई से निपटना नहीं चाहता। वे कुत्ते के शव को जॉन गिब्सन को संभालने के लिए छोड़ देते हैं और वापस गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। कार में माइक नील से कहता है कि वह समझता है कि नील और उसकी पत्नी किस दर्द से गुजर रहे हैं और सुझाव देता है कि नील कुछ समय की छुट्टी ले ले। नील वास्तव में रेंजर की नौकरी पूरी तरह छोड़ने के बारे में सोच रहा है, लेकिन माइक उसे अभी यह फैसला न लेने और कुछ समय के लिए आराम करने को कहता है। रेंजर स्टेशन पर वापस माइक को उसके घाव का सामान्य उपचार मिलता है। उसकी बेटी ओलिविया चिंतित है और कहती है कि उसे उचित चिकित्सा देखभाल करवानी चाहिए, लेकिन माइक जोर देता है कि उसे पहले ही टीका लग चुका है, इसलिए रेबीज का कोई खतरा नहीं है। ओलिविया नील के लापता बेटे बेन की दोस्त भी थी। नील को उदास देखकर वह उससे बात करने जाती है और उसे बेन की घड़ी वापस देती है, साथ ही सांत्वना देने के लिए उसे गले लगाती है। बाद में जब नील जॉन गिब्सन के साथ घर जा रहा होता है तो हमें एक चेतावनी का बोर्ड दिखाई देता है जिसमें बताया गया है कि आसपास के क्षेत्रों में रेबीज फैल गया है। ड्राइव के दौरान जॉन बात करता रहता है, लेकिन नील चुप रहता है। जब से उसका बेटा गायब हुआ है तब से उसने मुश्किल से ही किसी से बात की है। थोड़ी देर बाद नील जॉन से कहता है कि वह बाकी का रास्ता पैदल घर जाना चाहता है। भले ही दूरी अभी भी लंबी है, जॉन बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन नील कहता है कि बात करने से कुछ नहीं बदलेगा। जॉन फिर भी उसे कहता है कि अगर वह कभी बेन की फिर से तलाश करना चाहे तो वह मदद करेगा, उसे बस पीछा करने के लिए एक सुराग चाहिए। नील चुपचाप उसका धन्यवाद करता है और अपनी बंदूक लेकर घर की ओर चल देता है। घर पर हम उसकी पत्नी एबी को देखते हैं, जो अभी भी अपने बेटे के गायब होने के सदमे से नहीं उबर पाई है। वह अपना ज्यादातर समय सोने या शांत करने वाली गोलियां लेने में बिताती है। दंपति के बीच हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन वे अभी भी एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। एबी ने बेन की तस्वीरें और सामान मेज पर सजा रखे हैं। जब नील उन्हें हटाने की कोशिश करता है तो वह उसे रोकती है और कहती है कि ये यादें उसे उम्मीद बनाए रखने में मदद करती हैं। उसे अब भी विश्वास है कि बेन वापस आ सकता है या उन्हें खोज जारी रखनी चाहिए। इससे एक छोटी सी बहस होती है और नील सोने चला जाता है। अगली सुबह वह अकेला जागता है। एबी सोफे पर सो रही है, जो दिखाता है कि उनका विवाह कितना नाजुक हो गया है। नील अपनी बंदूक को देखता है और फिर जंगल में चला जाता है। हमें कुछ त्वरित फ्लैशबैक दिखते हैं जो संकेत करते हैं कि बेन किसी कारण से घर छोड़कर चला गया था, लेकिन पूरी कहानी अभी सामने नहीं आई है। नील झील के किनारे विचारों में खोया बैठा है। उसे वह दिन याद आता है जब उसने बेन को परिवार की पुरानी एनालॉग घड़ी दी थी, एक ऐसा पल जो अब उसे बहुत दुख देता है। भावनाओं से अभिभूत होकर नील घड़ी को पानी में फेंक देता है। फिर वह सब कुछ खत्म करने की सोचकर अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके उसे एक लड़की के मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई देती है। वह झील में डूब रही है। नील पानी में कूदता है और लड़की को बचाने में कामयाब हो जाता है, उसे किनारे तक खींच लाता है। लेकिन जब वह उसका चेहरा देखता है तो वह चौंक जाता है। उसकी त्वचा और शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखते हैं और वह संक्रमित लगती है। अचानक वह नील पर हमला करती है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। नील अपना बचाव करता है और पत्थर से वार करके खतरे को खत्म कर देता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि लड़की किसी अज्ञात वायरस से संक्रमित थी
और वह पूरी तरह इंसान नहीं रही थी, बल्कि एक ज़ॉम्बी जैसी प्राणी थी। घबराया हुआ नील घर भागता है और रेडियो पर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह किसी से संपर्क नहीं कर पाता है। वापस जाते समय उसे और भी संक्रमित लोग इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं और उसे एहसास होता है कि पूरा शहर, शायद पूरी दुनिया भी इसी तरह के प्रकोप का सामना कर रही हो सकती है। जब नील घर पहुंचता है तो एबी सो रही होती है। वो उसे जगाता है और कहता है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा क्योंकि कुछ भयानक शुरू हो चुका है। नील अपनी बंदूक जांचता है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं हैं और घर में कोई गोला बारूद भी नहीं है। एबी ने पहले ही सारी गोलियां फेंक दी थी क्योंकि उसे डर था कि शोक में नील कहीं खुद को नुकसान न पहुंचा ले। अचानक एक संक्रमित व्यक्ति घर में घुस आता है। नील उसका मुकाबला करता है और खतरा टाल देता है। फिर और आवाजें आती हैं और एक और संक्रमित अंदर घुस आता है, लेकिन नील उससे भी निपटने में कामयाब हो जाता है। एबी अभी भी अपनी दवा के कारण आधी बेहोशी की हालत में है, लेकिन नील उसे कार तक ले जाता है और उस इलाके से भागने का फैसला करता है। शहर से गुजरते समय नील देखता है कि कई लोग संक्रमित हो गए हैं और बचे हुए कुछ लोगों पर हमला कर रहे हैं। एबी पिछली सीट पर बैठी है, मुश्किल से पूरी तरह जागी हुई है, जबकि नील उसे बताता है कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया है। अब नील समझ जाता है कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और भीड़ भाड़ वाली जगह अब सुरक्षित नहीं है। इसलिए वह आगे क्या करना है यह सोचने के लिए गाड़ी चलाकर एक शांत सुनसान जगह पर जाता है। एबी अभी भी बाहर क्या हो रहा है इससे अनजान है क्योंकि वह आधी बेहोशी में थी। जब वह जागती है और पूछती है कि नील डरा हुआ क्यों लग रहा है, तो वो उसे बताता है कि एक खतरनाक वायरस लोगों को ज़ॉम्बी जैसे जीवों में बदल रहा है और उन्हें अपनी रक्षा करनी होगी। एबी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि लोग अचानक संक्रमित नहीं हो सकते। नील बताता है कि उनके शहर में रेबीज पहले से ही फैल रहा था और शायद यह प्रकोप उसी से जुड़ा है। उसके पास अभी कोई जवाब नहीं है, लेकिन उन्हें सुरक्षित रहने की जरूरत है। नील 911 पर कॉल करने और रेडियो पर किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है। एबी उलझन में है। वे जरूरी सामान इकट्ठा करने के लिए घर लौटने का फैसला करते हैं। नील एबी से कार में रहने के लिए कहता है, जबकि वह अंदर जाता है। जरूरी सामान इकट्ठा करने के बाद वह लौटता है, लेकिन एबी गायब है। घबराकर नील अंदर भागता है और उसे बेन के कमरे में पाता है। एबी कहती है कि वह घर नहीं छोड़ेगी क्योंकि बेन वापस आ सकता है और अगर वे चले गए तो वे उससे मिल नहीं पाएंगे। नील उसे बताता है कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। एबी पहले बेन के लिए एक नोट छोड़ने पर जोर देती है। जब नील उससे गोलियों के बारे में फिर से पूछता है तो वह स्वीकार करती है कि उसने सारी गोलियां फेंक दी थी क्योंकि उसे उसकी चिंता थी। इससे एक और बहस छिड़ जाती है। जब एबी बेन का कुछ सामान इकट्ठा कर रही होती है तो नील रेडियो के जरिए जॉन से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझा पाता, रेडियो अचानक बंद हो जाता है। नील एबी को लेकर घर से निकल जाता है और मदद के लिए माइक के पास जाने की योजना बनाता है। रास्ते में उनकी कार का पेट्रोल कम होने लगता है, इसलिए नील एक गैस स्टेशन के पास रुकता है। वह थोड़ी दूरी पर गाड़ी खड़ी करता है और एबी से कार के अंदर रहने के लिए कहता है। वो उसे चेतावनी देता है कि अगर वह वापस नहीं आया तो उसे भागकर अपनी जान बचानी होगी। नील सावधानी से स्टेशन में प्रवेश करता है। काउंटर खाली है, इसलिए वह 2 ईंधन के कनस्तर, एक लाइटर और सिगरेट का एक पैकेट उठाता है। तभी गैस स्टेशन का एक कर्मचारी नील के कंधे पर हाथ रखता है। वह संक्रमित है। चौंकर नील पीछे हटता है और इससे पहले कि वह आदमी उसे नुकसान पहुंचा पाए, नील ईंधन का इस्तेमाल करके खतरे को रोकता है और निकल भागता है। इस बीच जॉन उस स्थान पर पहुंच जाता है जिसका जिक्र नील ने पहले रेडियो पर किया था, जिस जगह संक्रमित लड़की ने उस पर हमला किया था। जॉन को उसका शव मिलता है और जो वह देखता है उससे वह हिल जाता है। गैस स्टेशन पर वापस नील कार को और पास ले जाता है ताकि वह और एबी और ज्यादा सामान, खासकर खाना, लाद सके। एबी को बाहर जला हुआ शव दिखाई देता है, लेकिन नील उसे देखने से मना करता है। वे दोनों अंदर से जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं। जाने से पहले नील काउंटर पर पैसे रखता है, इस अफरा तफरी में भी, और बिना भुगतान किए कुछ भी लेने से इनकार करता है। या शायद इसके पीछे कोई और कारण है जो अंत में ही स्पष्ट होता है। इस बीच जॉन नील को लेकर चिंतित हो जाता है और उसके घर जाता है। वहां उसे अंदर शव मिलते हैं और वह फिर से नील से संपर्क करने की कोशिश करता है,
लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। ड्राइव के दौरान एबी नील से पूछती है कि ये संक्रमित लोग क्या बन गए हैं। नील कहता है कि यह समझाना मुश्किल है, लेकिन संक्रमण ने उन्हें बेहद आक्रामक बना दिया है, लगभग उन राक्षसों की तरह जो केवल हमला करना चाहते हैं। वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। एबी गोला बारूद फेंकने के लिए माफी मांगती है और बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि नील बेन के दुख में खुद को चोट पहुंचा सकता है। वह वादा करती है कि अब से वह मजबूत रहेगी और उसका साथ देगी ताकि वे इस स्थिति से एक साथ बच सकें। उसकी बातों से नील को थोड़ी राहत मिलती है। एक लंबी ड्राइव के बाद वे आखिरकार माइक के घर पहुंचते हैं। नील एबी को सुरक्षा के लिए एक चाकू देता है और उसे कार में रहने के लिए कहता है, जबकि वह मदद ढूंढने के लिए सावधानी से घर में प्रवेश करता है। नील माइक और उसकी पत्नी को पुकारता है और जल्द ही कैमिला को रसोई में देखता है। लेकिन जैसे ही वह करीब जाता है, वो उसकी ओर मुड़ती है। उसके चेहरे से पता चलता है कि वह संक्रमित है। वह अचानक उस पर हमला कर देती है। खतरा खत्म। गोली की आवाज जोरदार होती है और नील के कार में रहने के लिए कहने के बावजूद एबी अंदर भाग जाती है। उसी क्षण माइक की बेटी ओलिविया नील पर हमला करती है। वह भी संक्रमित है। इससे पहले कि नील प्रतिक्रिया दे पाता, एबी आती है और उससे उसे चोट न पहुंचाने की गुहार लगाती है। लेकिन फिर माइक खुद प्रकट होता है और नील पर हमला करता है, जिससे नील को अपना बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नील माइक को भी गोली मार देता है। जब नील पीछे मुड़कर देखता है तो एबी और ओलिविया घर से बाहर भाग चुकी होती हैं। नील उनका पीछा करता है, लेकिन फिसलकर बेहोश हो जाता है। वो बेन का सपना देखता है, लेकिन सपने में बेन भी एक ज़ॉम्बी जैसे रूप में बदल गया है। जब नील उठता है तो सुबह हो चुकी होती है और वह खुद को कई संक्रमित लोगों से घिरा हुआ पाता है, जिनमें से कुछ ने रेंजर की वर्दी पहनी हुई है। ये उसकी अपनी टीम के लोग थे। नील एक संक्रमित रेंजर को भालू के जाल में फंसाने में कामयाब हो जाता है, फिर दूसरों से लड़ता है और बच निकलता है। वह आखिरकार एबी के पास पहुंचता है। वह पहले तो ठीक दिखती है, लेकिन जैसे ही वह नील को देखती है, उसका व्यवहार बदल जाता है। वह आक्रामक हो जाती है, जैसे कि वह भी अब संक्रमित हो गई हो। नील किसी तरह एबी को काबू में करता है और उसे कार में बिठाता है। वह उसे सीट बेल्ट से बांध देता है ताकि वह खुद को या किसी और को चोट न पहुंचा सके। वह अभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद वह कार रोकता है। वह पूरी तरह से दिशाहीन है। उसे नहीं पता कि आगे क्या करना है, क्योंकि एबी भी अब संक्रमित लगती है। इस बीच जॉन अभी भी नील की तलाश कर रहा है। नील आखिरकार रेडियो पर जॉन से संपर्क करता है, लेकिन कुछ अजीब होता है। जॉन नील को साफ साफ सुन सकता है, लेकिन नील जॉन की बातें नहीं समझ पाता। आवाजें टूटी फूटी और स्पष्ट लगती हैं। इसके पीछे का कारण बाद में स्पष्ट हो जाता है। नील पास की एक जगह पर जाता है जहां रेडियो सिग्नल मजबूत होता है। वहां एक छोटा रेडियो टावर है और वह उस पर सावधानी से चढ़ता है, लेकिन एक संक्रमित व्यक्ति पहले से ही ऊपर है। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद नील उस आदमी को रोकने के लिए उसी की बंदूक का इस्तेमाल करता है। फिर नील अस्पताल से संपर्क करने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करता है, लेकिन वही समस्या फिर से सामने आती है। वो आवाजें सुन सकता है, लेकिन यह नहीं समझ सकता कि दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है। वह केवल एक ही बात पकड़ पाता है, वे उसे वहीं रहने के लिए कह रहे हैं जहां वह है। नील जानता है कि उसे एबी के लिए इलाज ढूंढना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नील अब रुक नहीं सकता, उसे चलते रहना है। रास्ते में वह आखिरकार रेडियो पर फिर से जॉन से संपर्क करता है। जॉन की आवाज सुनकर वह भावुक हो जाता है। इस बार जॉन उसे बताता है कि वह अभी भी मदद कर सकता है और नील से एबी को घर वापस लाने के लिए कहता है। नील निर्देशों का पालन करता है और अपने घर लौटता है, जहां पुलिस की गाड़ियां पहले से ही बाहर खड़ी हैं। वह तुरंत समझ जाता है कि जॉन वहां है। नील एबी को कार से बाहर निकालता है। वह पूरी तरह से संक्रमित दिखती है, लेकिन जैसे ही जॉन घर से बाहर निकलता है, नील चौंक जाता है। जॉन और बाकी सभी रेंजर्स भी संक्रमित दिखते हैं, जैसे कि वे भी ज़ॉम्बी जैसे जीवों में बदल गए हों। घबराकर नील जॉन पर अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक गोली नील के हाथ में लगती है। वह जमीन पर गिर जाता है और उसकी नजर पास के एक आईने पर पड़ती है। जो वह देखता है वह उसे स्तब्ध कर देता है। वह खुद भी आईने में संक्रमित दिखता है। और यहीं पर
फिल्म अपने प्रमुख कथानक मोड का खुलासा करती है। कोई असली वायरस नहीं था, कोई असली ज़ॉम्बी नहीं थे। यह सब नील के दिमाग के भीतर हो रहा था। वह पूर्ण मनोविक्षिप टूटन से गुजर रहा था। अपने बेटे को खोने के बाद नील पहले से ही गहरे अवसाद में था और अब आखिरकार सच्चाई सामने आती है। बेन कभी लापता नहीं हुआ था, उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। जिस दिन बेन ने भागने की कोशिश की, नील ने एक पहाड़ी पर उसका पीछा किया। उसे रोकने की कोशिश में बेन फिसलकर गिर गया। नील ने पूरी तरह से खुद को दोषी ठहराया। बेन अभी भी वहीं घायल पड़ा था, लेकिन नील का मन यह स्वीकार नहीं कर सका कि क्या हुआ था। उसके दिमाग ने सच्चाई को पूरी तरह बाहर कर दिया। अपने सदमे और अपराधबोध में वह सचमुच बेन का शव नहीं देख सका, मानो उसके दिमाग ने उसे मिटा दिया हो। इस सदमे ने उसे गंभीर मानसिक टूटन में धकेल दिया। नील ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और बेन की तलाश जारी रखी, क्योंकि वह भावनात्मक रूप से उसकी मौत की सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे उसके दिमाग ने एक झूठी दुनिया बना ली, एक ऐसी दुनिया जहां एक वायरस मौजूद था, लोग संक्रमित हो जाते थे और उसे एबी को खतरे से बचाना था। असल में उसने जिन लोगों को भी चोट पहुंचाई वे सब निर्दोष थे, जिसमें उसका अपना दोस्त माइक भी शामिल था। वर्तमान में एबी नील को हकीकत में वापस लाने की बेताब कोशिश करती है, लेकिन वह अब समझ नहीं पा रहा है कि क्या वास्तविक है। जैसे ही नील एबी को भी नुकसान पहुंचाने वाला होता है, जॉन उसे बचाने के लिए गोली मार देता है। गोली लगने से नील की मौत हो जाती है। एबी अपने बेटे को खो देती है और अब अपने पति को भी। फिल्मी का अंधकार में त्रासद अंत पर समाप्त होती है।